है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज एक नए मुद्दे के साथ में युवाओं की एक नई टोली के साथ में हम आपके साथ में मौजूद हैं। मुद्दा है आखिर बार बार धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार क्यों? आखिर क्यों बयानबाजी हावी हो जाती है रामचरितमानस को लेकर? और आज इस मुद्दे को लेकर हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में। माँ शिप्रा यानी कि मोक्षदायिनी के इस किनारे पर आज युवाओं से जानेंगे उनकी बेबाक राय और आखिर जानेंगे कि आखिर क्यों रामचरितमानस को लेकर ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है। क्या ये सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए कहीं न कहीं लगातार बयानबाजी हो रही है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, या फिर सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए रामचरितमानस पर लगातार जारी है बयानबाजी का दौर? सबसे पहले आपका युवाओं से परिचय करवा देते हैं, उसके बाद में आज की इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आपका परिचय, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं बहस। मोनिका पाटीदार, बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जी। मैं सिद्धार्थ यादव, फाइनल ईयर बीकॉम ऑनर्स का छात्र हूँ। मैं पीयूष मालवी, बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं प्रिंस जैन, बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं लक्ष्य शर्मा, बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेम का छात्र हूँ। मैं लक्ष्य सोनी, बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं अनुराज मालवी, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं साक्षी यादव, बीएफए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। तो चलिए, ये है आज की हमारी युवाओं की वो टोली जो आज इस मुद्दे पर अपनी बेबाकी के साथ में बात रखेगी और आखिर क्या इसके पीछे की वजह है। सबसे पहले मोनिका, आपके पास में आऊँगा। मोनिका, क्या मानती हैं आप, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, या फिर इस पर सिर्फ कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए कहीं न कहीं इस तरीके के मुद्दों को लगातार तूल दिया जा रहा है? आखिर रामचरितमानस या फिर किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर कितना जायज़ आप मानती हैं इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को? देखिए, जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि धार्मिक ग्रंथों पर जो प्रहार होता है वह तो कई सालों से होता आ रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा कभी भी कोई मुद्दा होता है तो सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों को ही टारगेट किया जाता है और उन्हीं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। और रही बात पॉलिटिकल इसको लेने की, तो कुछ लोग अपनी जातिगत राजनीति के तहत कुछ जातिगत विवादों के लेकर के कि हम इन जातिगत विषयों पर बोल देंगे तो हम सुर्खियों में आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ लोग करते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम यदि राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं तो अपनी राजनीति के लिए हमने किसी धार्मिक ग्रंथ के लिए बोलना, वो भी पवित्र रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों पर बोलना, बार बार पवित्र रामायण को ही बोला जाता है। कई और धार्मिक ग्रंथ भी हैं जिनमें भी कई विषयों को लेकर के टिप्पणियां हैं, और जो विषय अभी चल रहा है वह विषय रामायण के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा एक मानना है। कि जब हम इस देश में रह रहे हैं और हम खुद भी हिंदू हैं तो ऐसे विषयों पर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा सवाल है कि इसके पीछे वजह क्या मानती हैं आप? क्या जो है वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए कहीं न कहीं इस तरीके की बयानबाजी? हाँ, मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को ऊपर उठाने के लिए धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार करते हैं कि हम ऊपर उठ जाएंगे इससे, परंतु ये गलत है। चलिए सिद्धार्थ, आपके पास आऊँगा। क्या मानते हैं आप, क्या इसके पीछे कोई ऐसा एजेंडा सेट किया जा रहा है, या इस टारगेट करने की वजह क्या है? ये अपने आप को उठाने के चक्कर में हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, इनका एक अपने आप को माना जाता है कि हम इसको ऊपर बोलेंगे तो हम उड़ जाएंगे। पर ये ऐसा गलत है कि हिंदू धर्म के ऊपर किसी की भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए पीयूष, आपके पास आऊँगा। जी, क्या मानते हैं आप, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आखिर लगातार इस पर बयानबाजी का दौर जारी है? धार्मिक ग्रंथों को ही क्यों आखिर जो है वो सहारा बनाया जा रहा है? धार्मिक ग्रंथों को इसलिए सहारा बनाया जाता है कि ये अपन चाहते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर बोलेंगे तो हम इसको ऊपर उठ जाएंगे, हम सुर्खियों में बने रहेंगे, चर्चा में बने रहेंगे, मीडिया में हमारी चर्चा चलती रहेगी। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग करके रामचरितमानस और धर्मों को प्रति बोलते रहते हैं। चलिए प्रिंस। मैं ये मानता हूँ कि रामचरितमानस एक बहुत पुराना ग्रंथ है जी। जो हर घर में बोला जाता है। हर घर में उसकी पाठ होता है, पूजन भी होता है। वो ये चाहते हैं कि हर घर में ऐसा होता है, इसके नाम से वो भी पॉपुलर हो सके, वो भी सुर्खियों में आ सके। चलिए आगे बढ़ूंगा। हमारे साथ साक्षी हैं। साक्षी, क्या मानती हैं आप, किस तरीके से इस पूरे कंट्रोवर्सी को देखती हैं बतौर यंगस्टर्स, क्योंकि आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमने देखा है ये अब विवाद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल गलियारों से होते हुए अब जो है वो तमाम ऐसे कॉलेज कैंपस में भी नज़र आने लगा है, चर्चाएँ भी इस पर होती हैं। क्या वजह है? एक्चुअली में आज अभी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको जो
छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसकी जो चौपाइयाँ हैं उस पे उसका गलत अर्थ निकाल कर, और जो हमारे यंगस्टर्स को दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें नेगेटिव हैं बातें, नारी के प्रति, चीज़ों के प्रति, शूद्र के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, तो वो चीज़ गलत है। वो हमारे यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं मतलब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लिखा है पुराणों में उस पर ना, उसके अकॉर्डिंग ना चलकर जो नई, मतलब जो भी नया फैशन चला है, कह लो नई नई चीज़ें जो आई हैं उस पे, उसकी और कहीं हमारे यंगस्टर्स जाएं। इसके अलावा जैसे होता है जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं जो इस टॉपिक पे बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोटी बुद्धि से क्या तात्पर्य मान, जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में ना पता है ठीक तरीके से, पहले वो जो लोग हैं जिनको सिर्फ खुद को दिखाना है कि हम, मतलब हम बोलेंगे तो वही सही हो जाएगा, हमने बोला है उस ग्रंथ के बारे में कि ये गलत है, तो लोगों तक ये एक मैसेज कन्वे होगा कि जो हमारी रामचरितमानस है उसमें जो चौपाई लिखी है वो गलत है। मतलब हमारी जो रामचरितमानस है वो कई सालों से लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो अब जब हमारा जो युवा है वो कहीं ना कहीं वापस अपने धर्म के प्रति, अपने इसके प्रति आगे बढ़ रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए भी ये मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। चलिए लक्षित, क्या मानते हैं आप, कितना आप जो है वो इससे वाकिफ़ हैं साक्षी की बात से? मैं पूर्ण सहमत हूँ उसकी बात से, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो मॉडर्न फैशन के नाम पे नई संस्कृति के ऊपर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। युवाओं को अपनी पुरानी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं, उसके बारे में हमें ना परिचय दिया गया, क्योंकि उसे मिटा दिया गया मुगल काल में और ब्रिटिश काल में। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने संस्कृति और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म का हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने धर्म के बारे में अपनी नई युवा पीढ़ी को बताना चाहिए, ताकि वो अपने धर्म के लिए अग्रसर हो। क्या आपको लगता है कि युवा अभी कहीं ना कहीं उस तरफ अग्रसर कम है? आप क्या मानते हैं? मेरा मानना है कि युवा इसकी तरफ अग्रसर कम है, क्योंकि अगर इस प्रकार की अगर टिप्पणी हो जाती है राजनीतिक गलियारों में और युवा इसकी तरफ भ्रमित होकर उसकी तरफ आगे जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इस सनातन संस्कृति के ऊपर चोट की जा रही है, हमारी शिक्षा को रोका जा रहा है, धर्म की शिक्षा को, कि युवा उस तरफ ना जाएं और राजनीतिक गलियारों में लड़कर जातिवाद में बिखरें और शिक्षा के इस क्षेत्र को छोड़कर केवल स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, सिर्फ किताबों की शिक्षा तक रहे, संस्कृति की शिक्षा ना पाए। चलिए संस्कृति का भी सवाल है। अनुराज, आपके पास आऊँगा, क्या मानते हैं आप? ग्रंथ कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में आप मानते हैं टिप्पणी करना उचित है? क्योंकि सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने तो ये भी देखा है कि हमारे घरों में या कहीं भी परिवार में या कहीं भी कार्यक्रम होता है किसी भी तरह का, उसमें जब रामायण की चौपाइयाँ होती हैं तो हम भी उसमें बहुत पूरे उत्साह के साथ में भाग लेते हैं। लेकिन जब इस तरीके के जब सवाल होते हैं, इस तरीके के जब कहीं ना कहीं बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुद्दा भटकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ लोग सत्ता में बने रहने के लिए ये धर्म का मुद्दा उठाते हैं, जो कि गलत है। चलिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, हालांकि जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि तुलसीदास ने वही लिखा है जो समकालीन साहित्यकारों ने कहीं ना कहीं जो है वो उस वक्त के तमाम साहित्यकारों ने देखा है, जो उन्होंने अनुभव किया है, उनके अनुभव के आधार पर ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई हैं। और ऐसे में धार्मिक ग्रंथों पर जब ये बयानबाजी होती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोवर्सी भी खड़ी होती है। मोनिका, फिर से मैं आपके पास आऊँगा। हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, कई चीज़ें उसमें बहुत अच्छी भी हैं, हालांकि ये तमाम लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन उसके बावजूद भी क्या उसमें से अच्छी चीज़ों को आत्मसात नहीं किया जा सकता है? उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रेरणादायी हैं। मुझे लगता है कि रामचरितमानस एक जो है वो ग्रंथ के साथ साथ में जीवन दर्शन का भी पाठ पढ़ाता है। कितनी सहमत हैं आप? आपने जैसा कि कहा है कि जो रामचरितमानस है उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी है। जी, बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ अच्छाइयाँ नहीं बल्कि पूरा का पूरा रामचरितमानस ही एक साक्षात जीवन दर्शन है। और इससे ना केवल युवा को बल्कि पूरे जगत को कहीं ना कहीं सीख मिलती है। इसमें चाहे शूद्र वैश्य की जो बातें अभी बताते हैं
तो भगवान श्री राम ने भी शबरी के मीठे बेर खाए थे। और जो रामायण का काल था तब तो जातिवाद, नारीवाद ऐसा कोई शब्द तब नहीं हुआ करते थे। यह शब्द तो सब अंग्रेजी कालखंड में हमको दे करके गए हैं और ये सारी चीज़ें उस समय ना होती थी, ना भगवान श्री राम ने इन सब चीज़ों को माना है। उस समय नारी को पूजनीय स्थान तब भी दिया था, आज भी है नारी पूजनीय। भारत देश एक ऐसा देश है और भारतीय संस्कृति एक मात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें नारी को भी पहले भी पूजा जाता था, आज भी पूजा जाता है। ना जातिवाद पहले था, ना जातिवाद आज है। और आज बंसल न्यूज़ के इस मंच से मैं समस्त समाज को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो युवा वर्ग है यह जातिवाद में बंद करके रहने वाला वर्ग नहीं है। यह युवा वर्ग तो आगे राष्ट्र के लिए सोचने के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सोचने वाला युवा है। तो यह जातिवाद में फंसने वाला युवा नहीं है या कुछ बयानों से टूटने वाला युवा नहीं है। चलिए, बयानों से टूटने वाला युवा नहीं है। बहुत बेबाकी के साथ में मोनिका ने बात रखी। साक्षी, आपके पास आऊँगा, कितना कनेक्ट कर पाता है आजकल का युवा रामचरितमानस की उन प्रेरक चौपाइयों से? मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोनिका ने कहा है कि वो जीवन दर्शन है और वो लगातार ये कह रही हैं कि बहुत कुछ सीखने को कहीं ना कहीं प्रेरणादायी भी है रामचरितमानस। कितना कनेक्ट आज का युवा कर पाता, आपको लगता है? जिस तरीके की पाश्चात्य संस्कृति हावी है उसके बीच में रामचरितमानस को कितना आत्मसात करने के लिए युवा, आपको लगता है कि और प्रेरित हो सकता है? जैसा कि जैसे अभी कहीं ना कहीं जो टिप्पणी अभी हुई है ये बहुत बड़ा कारण बनेगी हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा है, उनको रामचरितमानस से कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है ना, जैसे कोई चीज़ होती है, हाईलाइट होती है, तो हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं। तो अभी तक अगर जो लोग नहीं जानना चाह रहे थे रामचरितमानस के बारे में, तो वो इस टिप्पणी के बाद, इसके बाद वो जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस की कौन सी जो चौपाई है जिसमें बात गलत हुई है, मतलब उनका कहना है कि गलत हुई है, तो वो बात जानना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम युवाओं का और हमारी रामचरितमानस का फ़ायदा ही है अगर किसी ने गलत टिप्पणी की तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब और जानना चाहेंगे, उसमें उसको पढ़ेंगे। अच्छा, आपको कौन सी अच्छी चीज़ें प्रभावित करती है? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने भी पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें रामचरितमानस में जो आपको प्रभावित करती हैं? रामचरितमानस में प्रभावित करने के लिए तो पूरी रामचरितमानस है। जैसे कि अभी जिस चौपाई पे बात हुई तो उसमें ये जिन्होंने ये बयान दिया है, उसमें वो बयान का पॉजिटिव ये था कि जो नारी है, शूद्र है, पशु है और जो ढोल है उसको समझना चाहिए। जबकि उसके बारे में जो भी बोला, पर उसको समझना चाहिए। मतलब जैसे ढोल है तो ढोल की जो कर्कश ध्वनि होती है, जब जिसको बजाना नहीं आता, जब वो उसे बजाएगा तो जो उसकी कर्कश ध्वनि होती है तो वो हमें चुभेगी। लेकिन जब हम उसको सही तरीके से बजाएंगे तो हमें उसकी विशेषता पता चलेगी कि वो क्या है। ऐसे ही हमारी जो नारी के बारे में हम बात करते हैं, तो जो नारी है वो हमारे यहाँ पहले पुराने सालों पहले भी पूजी जाती थी और आज भी पूजी जाती है। जो आज की नारी है और जो पूर्वज है वो सब पूजनीय है नारी हैं। और जैसे कि उसमें जो आदिवासी वर्ग के बारे में बात की कि उनको ठेस पहुंचाई गई है, तो जो हमारे राम थे उन्होंने केवट से विशेष प्रेम था उनका, शबरी के झूठे बेर खाए हैं। तो रामचरितमानस में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी धर्म को, किसी जाति को आहत करे। चलिए लक्षित, क्या मानते हैं आप, कितना युवा कनेक्ट कर पाता है रामचरितमानस से? और सबसे महत्वपूर्ण बात वही फिर से दोहराऊंगा, कौन सी वो चीज़ें हैं जो लगातार आपको प्रेरित करती है? रामचरितमानस से क्या कुछ सीखने को मिलता है? क्या कुछ जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव उसके जरिए लाए जा सकते हैं? किस तरीके से देखते हैं? रामचरितमानस एक पूर्ण जीवन दर्शन है जी। श्री राम हमारे आदर्श हैं और एक आइडियोलॉजी है। वो हमें लीडरशिप करना सिखाते हैं। उन्होंने जब अंगद को लंका में भेजा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्तर से देखना कि तुम्हें करना क्या है। तुम वहाँ रावण के पास गए, उन्हें खुद के चैलेंज पर वो रावण से हरा कर आए, जबकि वो अकेले थे। तो वो लीडरशिप करना सिखाते हैं वहाँ पर। भगवान श्री हनुमान जी को लीडरशिप करना सिखाते हैं। जी, नेतृत्व की क्षमता करना सिखाते हैं। जी। भगवान श्री हनुमान जी को जब उन्होंने कहा कि तुम्हें वहाँ सीता जी की सूचना लेकर आनी है, तुम्हें सुधि लेकर आनी है, तो हनुमान जी खुद गए, वहाँ पर सुधि ली। तो भगवान श्री राम लीडरशिप करना सिखाते हैं, नारी का सम्मान करना सिखाते हैं। जातिगत मामला तो शुरू से मैं समझता हूँ कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कहीं नहीं था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने शुद्ध रामायण लिखी है संस्कृत में, वो पहले डाकू थे, ये बात हम सब जानते हैं। अब उन्होंने संस्कृत में रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि। तो जातिगत मामला तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस में कहीं सब तरह से गलत ही लगता है। और युवाओं को मैं समझता हूँ कि आजकल प्रेरणा लेनी चाहिए, रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें आगे की प्रेरणा मिले जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए।
हमें किस प्रकार नारी का सम्मान करना चाहिए, अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। वो एक आइडियोलॉजी है श्री राम हमारे। चलिए, आइडियोलॉजी है। सिद्धार्थ, आपके पास बढ़ूंगा, क्या मानते हैं आप, कितना युवा कनेक्ट करता है और वो प्रेरणादायी कौन सी ऐसी बातें हैं जो रामचरितमानस सिखाती है, जो एक जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव लेकर आए? रामचरितमानस सबसे पहले तो खुद ही अपने आप में एक प्रेरणा है। और जैसे कि राम भगवान उनके पिताजी के कहने पर 14 साल वनवास चले गए थे। ये सबसे बड़ा सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा है जो युवाओं को समर्पित करती है जी। जैसे कि रामचरितमानस है, उसके अंदर बोला है कि क्या अच्छी चीज़ है, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है युवाओं के लिए तो समर्पण है। उसके अंदर पूरी हर चीज़ लिखी हुई है तो समर्पण के लिए ही लिखी है। और जैसे कि वनवास चले गए तो उनके साथ में उनकी वाइफ को भी लेके गए हैं और रावण लेके गया तो उनके लिए पूरा उनने त्याग करके वो लंका गए, युद्ध लड़ा और उसके बाद में जो उनके लिए बिल्कुल सही है त्याग करके वापस आए। चलिए, आपके पास बढ़ूंगा पीयूष, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से आजकल का युवा कनेक्ट हो पाता है? कंट्रोवर्सी हो रही है, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायी है रामचरितमानस। क्या लगता है? रामचरितमानस हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। रामचरितमानस ही एक प्रेरणा ही है, प्रेरणादायी और प्रेरणा ही है रामचरितमानस। और कंट्रोवर्सी तो आजकल सब अपना अपना नाम उठाने के लिए करते हैं। कोई राजनीतिक नाम उठाने के लिए करता है, कोई धर्म के लिए उठाने के लिए नाम करता है, पर हमारी नज़र में रामचरितमानस एक प्रेरणादायी ग्रंथ है। चलिए, आपके पास बढ़ूंगा प्रिंस, क्या पॉलिटिकल एजेंडा कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है इस तरीके की तमाम कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देकर? रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो सालों से चला आ रहा है और इसको पढ़ने से बहुत से कार्य सिद्ध भी होते हैं, बहुत सी ऐसी कल्पनाएं जो होती है और ये एक पॉलिटिकल से एक इसको बदनाम करने की कोशिश किए जा रहा है। पॉलिटिकल माइलेज आपको लगता है लेने की कोशिश की जा रही है। चलिए मोनिका, आप कितनी वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बयानबाजी का जो स्तर है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जो बयानबाजी अभी रामचरितमानस की चौपाई पर हुई है, यह तो एक मूर्खता है कि जिस प्रकार से उन बुद्धिजीवी ने बोला और उसका जो मतलब है उस चौपाई का, उस मतलब से भटक करके केवल अपनी राजनीति के लिए या जातिवाद की राजनीति खेलने के लिए उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं वह पूरी तरीके से गलत है। और राजनीति में किसी भी धर्म ग्रंथ, वह केवल रामचरितमानस की बात नहीं है, बाकी किसी भी धर्म ग्रंथ को राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। राजनीति यदि आपको करनी है तो आप युवाओं के बीच में आइए, युवाओं के बीच में कुछ अच्छा कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके क्रियान्वयन के लिए आप कार्य कीजिए, तो आप राजनीति में अव्वल आएंगे। आपको काम करना है तो हमारे पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर कि हमको काम करना चाहिए। नारी के ऊपर टिप्पणी आप कर रहे हैं, नारी सुरक्षा के लिए आपने कितने अपने यहाँ कितने कदम उठाए हैं या कितना ऐसा काम किया है जो नारी सुरक्षा की बात करता है। आप बात करते हैं कि दलितों के लिए मतलब उस चौपाई में बात की गई है, लेकिन दलितों के लिए आपने क्या किया है? पशु, आज जब हम देखते हैं कि सड़कों पर कितने पशु जाते हैं, तो आपको यदि राजनीति करनी है तो ऐसे पशुओं के लिए कोई गौशाला शुरू कीजिए या फिर कोई ऐसा प्रकल्प शुरू कीजिए आप कि जिसके माध्यम से आप अव्वल आ सकते हैं। केवल ये टिप्पणी करने से या अपने ऑफिसों में दफ्तरों में बैठ करके बातें करने से नहीं होगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि महोदय आप जमीन पर उतर के काम करिए, तो ये सारा युवा वर्ग आपके साथ खड़े होकर के आपकी राजनीति में ये क्या राजनीति की आप जरूरत हो चुकी है आपको लगता है बदलते दौर के साथ में, या फिर विडंबना है? ये विडंबना कह सकते हैं हम, जरूरत तो नहीं कह सकते। विडंबना है कि हमारा देश इस और जा रहा है। हमारे देश में करने के लिए बहुत कुछ है। आज जब देश दूसरे देशों में G20 की अध्यक्षता यदि भारत देश कर रहा है तो ऐसे कई पॉजिटिव इश्यूज को भी हम उठा सकते हैं। क्यों हम नेगेटिव इश्यूज पर ही हमेशा बात करते हैं? साक्षी, क्या मानती हैं आप? ये क्या सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो आज के बदलती हुई दौर की ज़रूरत हो चुकी है आपको लगता है, या फिर जैसे आप मोनिका कह रही हैं कि ये तो विडंबना है? क्या मानती हैं? ये विडंबना भी है और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए कि लाइमलाइट में आने के लिए भी कहीं ना कहीं ये ऐसे बयान दिए जाते हैं कि अगर हम इस टॉपिक पे बोलेंगे तो सारी जो मीडिया है, जो दूसरे विपक्षी हैं, उन सब का पूरा फोकस हम पे आ जाएगा। ध्यान आकर्षण के लिए भी ये चीज़ हो सकती है। चलिए लक्षित, कितना वाकिफ़ है आप? आपको लगता है कि राजनीति का ये जो बदलता दौर है ये काफ़ी चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों पर प्रहार करने वाली राजनीति का प्रचलन कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ ट्रेंड में चलती है तो उस पर अगर आपको ट्रेंड में आना तो आप उस पर सही बात करो या गलत बात करो। तो लोग सही बात तो नहीं करते, उस बात पर कहीं ना कहीं गलत बात पकड़ के उस पर नई टिप्पणी करते हैं ताकि हाईलाइट आए।
अगर आपको ट्रेंड में चलना, ट्रेंड पे चलना पड़ेगा। इस प्रकार से नेता, आजकल के नेता मतलब लगभग ही कह लो, जिनको कहीं ना कहीं ट्रेंड में आना है किसी न किसी भी बात पे, वो किसी भी धर्म ग्रंथ पर, संस्कृति पर, सभ्यता पर या जातिवादी स्तर पर कहीं ना कहीं ऐसे टिप्पणी कर देते हैं कि वह कंट्रोवर्शियल मामला हो जाए और वो हाईलाइट आ जाए। जातिगत स्तर पे भी कह लो और अपने धार्मिक स्तर पे भी कह लो, शिक्षा के स्तर पे भी कह लो और राजनीतिक स्तर पे तो आ ही जाएगा इंसान। चलिए मोनिका, बहुत समय से हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, 500-600 साल पुराने ग्रंथ हैं, जिस तरीके की तथ्य सामने आते हैं, आपको लगता है कंट्रोवर्सी का ये दौर है, ये अभी क्यों? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि जब बात होती है कि कुछ भी अच्छा देश में होने का मतलब जब कुछ अच्छा होने को जाता है तो लोग रोकने के लिए उसको हमेशा खड़े रहते हैं। और जब हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही भारतीय संस्कृति इतनी मतलब ऐसी संस्कृति है जिसको रोकने के लिए किसने प्रयास नहीं किया। यहाँ मुगल आए, डच आए, फ्रेंच आए, सभी लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँचाने की बात करी। और आज जब हम देखते हैं कि भारत को उभरते हुए भारत की ओर हम जब देख रहे हैं कि भारत उभर रहा है, भारत G20 में अपनी अध्यक्षता कर रहा है, चाहे वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आ रहा है या किसी भी तरीके से भारत की बेटियां जब आगे बढ़ रही है, भारत के सर्वोच्च पद पर भी, राष्ट्रपति के पद पर भी हमारे जनजाति भाई बहन आगे आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कुंचित मानसिकता वाले लोग हैं वो इसमें ऐसा रोकने का प्रयास करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क हमारे देश के जो मतलब जागरूक नागरिक हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल सही है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात जिस तरीके से कही जा रही है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कहीं ना कहीं इस पूरे एजेंडे और इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे नज़र आती है। बहरहाल इन तमाम युवाओं ने अपनी बेबाकी के साथ में बात रखी है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि रामायण के पीछे, रामचरितमानस के पीछे, इसकी चौपाइयों के पीछे जिस तरीके का विवाद है, मुझे लगता है कि ये एक कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इसके पीछे नज़र आती है। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रामायण, रामचरितमानस सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, जीवन दर्शन का पाठ भी सिखाता है और जो बेहतर बातें उसमें लिखी गई हैं उसे कहीं ना कहीं आत्मसात करने की कोशिश ज़्यादा बेहतर तरीके से की जाना चाहिए, ऐसा भी तमाम युवाओं का कहना है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।